जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जूनियर असिस्टेंट एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके फॉर्म निकाले हैं हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा। और इसमें हम जो जॉब रिलेटेड अवेयरनेस का टॉपिक था 10 मार्क्स का, उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे थे। सबसे पहले हमने इसका PYQ एनालाइज किया, जो 10 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर उसको आप देख लेना। आप जूनियर असिस्टेंट प्लेलिस्ट में चले जाना हाई कोर्ट वाली, वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। उस लास्ट लेक्चर में से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, जो पीछे वाला एग्जाम था। आज हम पढ़ेंगे सबॉर्डिनेट कोर्स। अगर आपको जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में नहीं पता है तो इस लेक्चर में मत आना, वो लेक्चर भी देख लेना, फिर यहाँ पर आना, फिर आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट अच्छे से समझ आए। क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करा है, तो अब आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो आपका पीछे वाला एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से सबॉर्डिनेट कोर्ट से आया था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मैं आपको बताऊंगा, ये बोला था कि डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे बड़ा कौन सा ऑफिस होता है, जुडिशियल ऑफिस। तो वो क्वेश्चन अभी हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और बहुत से बच्चे, आज मुझे लगता है कुछ नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप ध्यान से लेक्चर को समझें और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने जूनियर असिस्टेंट वाली प्लेलिस्ट में ना 3-4 लेक्चर ये डाले हुए हैं, जिसमें मैंने PYQ एनालाइज करवाएं। आप उन लेक्चर को ज़रूर देखना, वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा बेसिकली प्रिपरेशन करनी कैसे है, या आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है ना, वो इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है, इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे हमारे लोअर कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट है। अगर हम अपना केस सबॉर्डिनेट कोर्ट में लेके जाते हैं, हमें वो पसंद नहीं आता उसका डिसीजन, तो हम अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। बेसिकली जैसे USA वगैरह में होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल के लॉज के लिए केसेस होते हैं, और जो स्टेट लेवल के केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट में। इधर के केसेस उधर नहीं जाते, उधर के इधर नहीं जाते, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी। आज हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबॉर्डिनेट इन कोर्ट्स को, पहली बात तो सबॉर्डिनेट कोर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट है। किसके सबॉर्डिनेट है? हाई कोर्ट में। देखो, हमारी जो स्टेट होती है, कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल मेरे को इस टाइम केरला स्टेट का ध्यान आया, तो केरला स्टेट है, तो केरला स्टेट में सबसे बड़ा जो जुडिशरी का ऑफिस होगा, हेड जुडिशरी होगा, वो होगा हाई कोर्ट। तो अगर मैं बात करूं स्टेट जुडिशरी में सबसे ऊपर क्या होता है? हाई कोर्ट। उसके नीचे हमारे क्या आ जाते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिनको हम लोअर कोर्ट बोलते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे। तो इसीलिए इनको सबॉर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट हैं। किसके सबॉर्डिनेट? सबॉर्डिनेट होता है नीचे। किसके नीचे? हाई कोर्ट के नीचे। तो हमारी स्टेट जुडिशरी, कोई भी स्टेट है, उसकी जुडिशरी में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक आती है हाई कोर्ट और उसके नीचे हमारे क्या आ जाते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट। तो हाई कोर्ट प्लस सबॉर्डिनेट कोर्ट क्या बनाते हैं? हमारी स्टेट जुडिशरी बनाते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सिंपल है और आपको समझ आ चुका है, ठीक है। हमें कोई जल्दी नहीं है। आज के लेक्चर में जस्ट मैं आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट अच्छे से पढ़ा दूंगा, ताकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन फ्रेम ना हो और आप अच्छे से ये क्वेश्चन टैकल कर पाओ। बाकी MCQs में भी देख लेंगे, मॉक में भी देख लेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, मतलब कहने की बात है कि कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं जो सबॉर्डिनेट कोर्ट के साथ डील करते हैं। देखो, आर्टिकल 233 से लेकर 237, ये जो 4-5 आर्टिकल हैं, पार्ट कौन से में? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में। ये किसके साथ डील करते हैं? डील विद द सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबॉर्डिनेट कोर्ट कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और उनकी इंडिपेंडेंट को इंश्योर करते हैं फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो इसमें दखल अंदाजी ना दें, उनको क्या करती है? इंडिपेंडेंट करती है हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट को। और आर्टिकल कौन से? ये आपको याद रखना है, 233 से लेकर 237 पार्ट 6 में, ठीक है। अब आप रिवाइज करो। क्या रिवाइज करोगे? सुप्रीम कोर्ट जब हमने पढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल डील करते थे, ये आपको चीज़ें याद आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल डील कर रहे थे? सुप्रीम कोर्ट के साथ आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक डील कर रहे थे। और ये कौन से पार्ट में थे? पार्ट 5 में थे। कौन से पार्ट में थे? पार्ट 5 में। अब सेकंड बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के साथ कौन से आर्टिकल डील कर रहे हैं? हाई कोर्ट के साथ हमारे आर्टिकल 214 से, अगर मैं यहाँ से घुमा लूँ, पहले 2 ले लूँ, फिर 1 ले लूँ, ये 4 ले लूँ, तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक किसके साथ डील करते हैं? हमारे हाई कोर्ट के साथ डील करते हैं। और ये कौन से पार्ट में? पार्ट 6 में। इसी तरह सबॉर्डिनेट कोर्ट भी हमारे पार्ट 6 में। और कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 233 से लेकर 237 किसके साथ डील करते हैं? हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट के साथ डील करते हैं। ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट के जज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज कौन कौन होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो होते हैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में,
वो तो मैं अभी बताऊंगा, चार्ट बनाया हुआ है मैंने, ये नीचे आप देख लो, इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि सबसे बड़ा कौन होता है, उससे नीचे कौन होता है, ये बना हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। बट आप ध्यान से सुनो, एक चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जो डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के जज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की बात हो, उनको अपॉइंट करना हो, उनकी पोस्टिंग करनी हो या उनकी प्रमोशन करनी हो, किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जजेस की, किसी स्टेट के अंदर, वो कौन करते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं, गवर्नर, और किसके साथ कंसल्ट करके करते हैं, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। ये सिर्फ मैं डिस्ट्रिक्ट जज की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो आपको पता है कि अगर सपोज करो जुडिशरी में किसी को जज बनना है तो आपको एग्जाम होता है, पीएससी, हमारी स्टेट पीएससी जैसे जेके पीएससी, वो एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है और वो जज बनते हैं, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल सर्विस में जाना। डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज नहीं बना जाता है, वो एक जुडिशियल सर्विस में जाते हैं, उसके बाद आपको पता है प्रमोशन हो के वो डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है। जब वो डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, उन डिस्ट्रिक्ट जज की जो अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग और प्रमोशन है किसी भी स्टेट के अंदर, वो कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं अपॉइंटमेंट। और गवर्नर किसके साथ कंसल्ट करके करते हैं, हाई कोर्ट के साथ। अभी मैं बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन आपको बताई, मिनिमम एज तो नहीं है, बट आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, प्लस क्या क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी क्या क्राइटेरिया, एडवोकेट होने चाहिए 10 साल, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए भी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट जज होते कौन है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या है। डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कौन से जज आते हैं, जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट के जज भी डिस्ट्रिक्ट जज में आते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं, चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कॉज कोर्ट भी आते हैं, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट भी आते हैं, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट भी आते हैं, सेशन जज भी आते हैं, एडिशनल सेशन जज भी आते हैं और असिस्टेंट सेशन जज भी आते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं। इनकी अगर अपॉइंटमेंट करनी होगी तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, बस आपने ये याद रखना है, गवर्नर करते हैं। और किसके साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट। आपको ये नहीं पूछेगा कि डिस्ट्रिक्ट जज के एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है, आपको ये पूछेगा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो कौन करता है। तो आपको याद रखना है कि वो गवर्नर करते हैं, किसके साथ कंसल्ट करके, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके। बट मैंने आपको फिर भी बता दिया कि डिस्ट्रिक्ट जजेस में कौन कौन आते हैं। ऐसे जुडिशियल सर्विसेज, बाकी सब जुडिशियल ये भी आते हैं जुडिशियल सर्विसेज में, और इससे जो नीचे वाले होते हैं वो जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं, उनको डायरेक्टली पीएससी अपॉइंट करती है। बट बाद में ये प्रमोट हो के ये डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, गवर्नर ऑन द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बनना है। जो मैं अभी आपको बताया डिस्ट्रिक्ट जज, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये तीनों क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली, ही शुड नॉट, ही और शी होना चाहिए यार, ही शी शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ अ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सर्विसेज में नहीं ना होने चाहिए, तभी तो वो बनेंगे। ऑलरेडी किसी सर्विस में तो यहाँ कैसे बनेंगे। तो बेसिकली पहली बात है कि वो किसी और सर्विस में नहीं होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी या स्टेट गवर्नमेंट में। सेकंड, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 ईयर्स। मतलब वो क्या होने चाहिए, या एडवोकेट या प्लीडर होने चाहिए 7 साल के लिए, ठीक है। एडवोकेट, प्लीडर क्या है, लॉयर क्या, अभी बता दूंगा, पहले क्वालिफिकेशन समझो। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज को ऑन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो वही बोल रहा है क्वालिफिकेशन में कि उनको रिकमेंड किसने किया होना चाहिए, हाई कोर्ट द्वारा किया होना चाहिए फॉर अपॉइंटमेंट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाए। क्या कंडीशन है, पहले वो किसी और सेंट्रल या स्टेट सर्विस में नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो एडवोकेट या प्लीडर होने चाहिए, टाइम याद रखना है 7 साल के लिए, एडवोकेट हो या प्लीडर हो 7 साल के लिए। और तीसरा, उनको हाई कोर्ट रिकमेंड करेगी किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, तब आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब हमारे गवर्नर साहब उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे अपॉइंटमेंट होती है, वो चीज़ें तो हम देखेंगे। बट आपको मैंने अब यहाँ पर बताया ना, एडवोकेट आया, प्लीडर आया, तो ये डिफरेंसेस समझ लो। ऑल दो एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता होना चाहिए लॉयर क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंस देख लो, एडवोकेट क्या होता है, प्लीडर क्या होता है, ये 3 चीज़ें बता देता हूँ, और भी 1-2 काम की चीज़ें साथ साथ बता दो। देखो, लॉयर कौन है, कोई भी पर्सन जिसने बैचलर्स इन LLB जिसको बोलते हैं, ठीक है, लॉ में बैचलर्स करी हुई है, मतलब LLB जिसे कहते हैं। जिस भी पर्सन ने LLB करी हुई है, मतलब बैचलर डिग्री करी हुई है, उसको हम लॉयर बोलते हैं, ठीक है। वो लॉयर बन जाता है। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है LLB वाली, तो आप क्या बन जाते हो, लॉयर बन जाते हो, ठीक है। अब एडवोकेट क्या होता है, एडवोकेट में उन्होंने LLB तो की होगी ऑब्वियस है, प्लस
वो बार काउंसिल का मेंबर हो जाएंगे। जो बार काउंसिल है ना इंडिया की, उसका मेंबर भी बन जाते हैं। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो एडवोकेट बन जाते हैं और फिर वो कोर्ट वगैरह में जाके प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो लॉयर आपको समझ आ गया कि अगर कोई पर्सन है उसने LLB करी है, मतलब उसके पास डिग्री है लॉ की, तो वो हमें कहलाएगा लॉयर। बट जब वो लॉयर होने के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर भी बन जाएगा तो फिर वो बन जाता है हमारे पास एडवोकेट। ठीक है, अब देखो प्लीडर क्या होता है। प्लीडर भी एक तरह का एडवोकेट ही होता है, ध्यान से सुना, प्लीडर भी एक तरह का एडवोकेट ही होता है, पहले तो ये समझो। अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली प्लीडर में डिफरेंस क्या। देखो अब एडवोकेट है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है A, वो बोलता है कि B ने मेरे साथ गलत करा है। ठीक है, A एक पर्सन है, वो बोलता है, ध्यान से सुनो स्टोरी है, A एक पर्सन है, वो बोलता है B ने मेरे साथ गलत करा है। इसका मतलब वो एक्यूज कौन है, एक्यूज मतलब वो B पे केस लगाया तो B एक्यूज है, और A कौन है, कंप्लेनेंट है। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या है, ये कंप्लेनेंट है, ये कंप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंप्लेनेंट, और B क्या है, एक्यूज्ड है। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब जब ये एडवोकेट जो है ये कंप्लेनेंट के साथ खड़ा होगा, मतलब कंप्लेनेंट की तरफ से केस लड़ेगा, तो इसको बोलेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या बोलेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, प्रोसिक्यूटर। और जब ये एडवोकेट जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी तरफ से केस लड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे प्लीडर। क्या बोलेंगे, प्लीडर। आपने देखा होगा ना यार, बहुत से एडवोकेट होते हैं, जैसे अभी जो हमारे हाई कोर्ट है उसमें डिप्टी एडवोकेट जनरल भी थे जो अभी रिसेंट मेरे नोन में हैं, वो उनका अपने भी केस लड़ते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मतलब अब गवर्नमेंट के केस लड़ेंगे, वो प्राइवेट केस भी लड़ते हैं। तो जब वो प्राइवेट केस किसी अक्यूज का लड़ते हैं तो उनको हम प्लीडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लीडर। तो मतलब प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं ना वो। तो जब भी कभी कोई एडवोकेट किसी अक्यूज का केस लड़ रहा होता है तो उसको हम उस केस में प्लीडर बोलते हैं, और जब किसी कंप्लेनेंट का केस लड़ रहा होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। होते एडवोकेट ही हैं। तो यही यहाँ पर स्टेटमेंट थी कि बेसिकली क्या होना चाहिए कि वो या तो एडवोकेट हैं या प्लीडर हैं पिछले 7 सालों के लिए, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वो क्वालिफाई कर जाते हैं किसके लिए, एज द जज ऑफ, एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। ठीक है, इसके बाद एक चीज और याद करना। अब एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल बोला है तो बता देता हूं कि अगर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जो सबसे बड़े लॉ मेंबर होते हैं ना, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं, वो होते हैं एडवोकेट जनरल। मतलब स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, किसी भी स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़े केस लड़ने वाले पर्सन होते हैं उनको बोलते हैं हम एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। और जो सेंटर के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो ना आप, अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसी ने केस कर लिया तो उनकी तरफ से तो कोई केस लड़ेगा ना, तो उनकी तरफ से जो केस लड़ते हैं उनको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल खुद भी जाते हैं, इनके साथ सोलिसिटर जनरल भी होते हैं, वो इनको हेल्प करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ते हैं। ये भी पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये भी आपने याद कर लेना है। ठीक है, कुछ नहीं होता, लास्ट पे रिवाइज भी करवा दूंगा, चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। अभी सुन लो, ध्यान से सुन लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट। अब बाकी जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के बाकी जो जुडिशियल सर्विसेज में जो आते हैं, देखो जुडिशियल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट जज भी आते हैं और उनसे भी इंफीरियर वाले आ जाते हैं। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये कैसे होती है, देखो इनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, और गवर्नर किसके साथ कंसल्ट करके करते हैं, स्टेट PSC के साथ और हाई कोर्ट का। बेसिकली होता कुछ नहीं, हाई कोर्ट का कुछ नहीं होता है। आपको पता है स्टेट PSC जो है, जैसे JKPSC एक एग्जाम निकालती है, JKPSC जो है एग्जाम निकालती है, किसका एग्जाम निकालती है, ये निकालता है जजेस का एग्जाम होता है। तो जो इस एग्जाम को, जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम होता है, जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करता है तो वही अपॉइंट होता है एज जज इन द जुडिशियल सर्विसेज। तो वही कह रहा है, तो गवर्नर अपॉइंट करते हैं किसको, कंसल्ट करके PSC, मतलब बेसिकली PSC पेपर कंडक्ट करती है। तो वही कह रहा है कि जो जुडिशियल सर्विस है, जुडिशियल सर्विसेज में क्या आ जाते हैं, वो पर्सन जो डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है और अदर जुडिशियल पोस्ट हो सकती है डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे वाली। डिस्ट्रिक्ट जज मैंने आपको ऊपर ही बता दिया वो कौन होते हैं, ठीक है, और उसके नीचे वाले भी हैं, वो आ जाते हैं जुडिशियल सर्विसेज, मतलब जुडिशरी के अंदर वो सारे आ जाते। आप इतना याद रखो कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करते हैं वो हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके करते हैं। उनकी क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी। और बाकी अगर कोई जुडिशियल सर्विसेज में जाना चाहता है तो उसके लिए तो स्टेट PSC है, वो स्टेट PSC का पेपर क्वालिफाई करेगा और गवर्नर उसको अपॉइंट कर देंगे एज द जज। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, सिंपल था। आपको डिस्ट्रिक्ट जज का मेनली याद रखना है, उसकी क्वालिफिकेशन 7 साल से ऊपर है, प्लीडर या एडवोकेट होना चाहिए। दूसरी मैंने आपको बताई हाई कोर्ट उसको अपॉइंट के लिए बोले, और वो किसी सेंटर या स्टेट सर्विस में नहीं होना चाहिए। गवर्नर अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करे, बस इतना याद करोगे तो भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से जो है ना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, जिसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब
यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट हैं, सबॉर्डिनेट किसके हैं, ये हाई कोर्ट के, तो मतलब इनके ऊपर हाई कोर्ट की पावर होती है, ये चीज़ याद करना। इनका सारा सिस्टम देखना, इनकी प्रमोशन, इनको लीव कितनी मिलेगी, या सारा इनकी ट्रांसफर सब देखने का काम किसका होता है, हाई कोर्ट का। तो ये हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना, सबॉर्डिनेट है टू हाई कोर्ट, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, वो ये है कि स्टेट टू स्टेट सबॉर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर वेरी करता है, ये चीज़ याद रखना। डिफरेंट स्टेट्स में सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा गया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जैसा सबॉर्डिनेट कोर्ट का स्ट्रक्चर रखना चाहे तो वो रख सकती है। मैं जो आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा ना, वो एक जनरल और बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जरूरी नहीं है हर स्टेट में ऐसा होता है, वो अलग अलग होता है, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझाऊंगा और क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो सबॉर्डिनेट या जुडिशियल कोर्ट का क्या होता है वो ध्यान से समझो। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर तो हमारे स्टेट में हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा जो आता है वो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट को। किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। इसको प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी कहता है। और यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था पिछली बार कि डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मतलब इसी पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। इसका कोर्ट सबसे बड़ा होता है हाई कोर्ट के अंदर, सबॉर्डिनेट कोर्ट में। अब इसके अंदर दो तरह के केसेस आते हैं। ये पर्सन जो होता है ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होता है, ये सिविल केसेस को भी देखता है और क्रिमिनल केसेस को भी देखता है। किसको देखता है, सिविल केसेस को भी देखता है और क्रिमिनल केसेस को भी देखता है। जब ये सिविल केसेस को देख रहे होते हैं तो इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। एक ही पर्सन है, जब ये सिविल केसेस को देख रहे होते हैं, सिविल केसेस मतलब यही यार पैसों वाला डिस्प्यूट, तो इसको देख रहे होते हैं, उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज। और जब ये क्रिमिनल केसेस, फॉर एग्जाम्पल किसी को मार दिया, ये वाले केसेस देखते हैं, उनको बोलते हैं सेशन जज, ठीक है। एक ही पर्सन को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक ही पर्सन है। जब ये सिविल केस को देख रहे होते हैं इनको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और जब ये क्रिमिनल केस को देख रहे होते हैं इनको बोलते हैं सेशन जज। और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बड़ा ऑफिस इन्हीं का ही होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इन्होंने एक डिसीजन दिया, आप स्टोरी समझो, बाकी पैराग्राफ में मैंने डाला हुआ वहाँ से भी पढ़ा लूँगा। इन्होंने एक फैसला दिया, किसी के अगेंस्ट फैसला दिया, उसको ये फैसला पसंद नहीं आया उस पर्सन, तो वो अपील कहाँ पे करेगा, वो अपील करेगा हाई कोर्ट। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का फैसला पसंद नहीं आता तो आप किस में अपील करोगे, हाई कोर्ट। तो मतलब इनकी अपील जो है वो कहाँ पर जाती है, हाई कोर्ट में जाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब जब ये सिविल केस की तरह डील करते हैं तो ये किसी भी रुपए का, मतलब फॉर एग्जाम्पल मतलब करोड़ों रुपए का, मतलब इसमें लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैसों का भी डिस्प्यूट होगा तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो देख सकते हैं जब ये सिविल काम करते हैं। और क्रिमिनल केसेस में किसी भी केस को देख सकते हैं, मतलब अगर कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो ये वो भी किसी को दे सकते हैं, मतलब किसी पर्सन को ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं और किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट किसको बोलते हैं, डेथ सेंटेंस को, मतलब किसी को डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर एक शर्त है, जब ये किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हैं, मतलब कैपिटल पनिशमेंट दे रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। एक इनको लेटर हाई कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि आप कंफर्म कर दो मैं इनको कैपिटल पनिशमेंट देने जा रहा हूँ, हाई कोर्ट कंफर्म कर देगी तो ये दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। कंफर्मेशन लेना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ आ गया, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कहानी समझ आ गई होगी आपको, बाकी मैं आपको बताऊंगा। देखो वापिस सुनो, सबॉर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे होते हैं। सबॉर्डिनेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होते हैं उनमें सबसे बड़े होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं वो सिविल केसेस को भी देखते हैं और क्रिमिनल केसेस को भी देखते हैं। इतना आपको समझ आ गया। जब ये सिविल केसेस को देख रहे होते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जब ये क्रिमिनल केसेस को देख रहे होते हैं इनको बोलते हैं हम सेशन जज, ठीक है। अब जब ये सिविल जज होंगे तो इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, ये किसी भी रुपए का, मतलब करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मैटर देख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इन पे कि इतने रुपए तक का ही देखेंगे, ठीक है। और जब ये क्रिमिनल केस के साथ डील कर रहे हैं, कोई भी इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, और सबसे बड़ी जो पनिशमेंट होती है दैट इज कैपिटल पनिशमेंट, डेथ सेंटेंस, वो भी ये दे सकते हैं। बट जब ये डेथ सेंटेंस देंगे इनको कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट में। इतना ही आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बारे में, और कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। अब बहुत हो गया होगा ना दिमाग में, तो एक मिनट में आपको एक बात सुनाता हूँ, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। देखो कई बार हम पता क्या सोचते हैं, मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, हम लोग सोचते हैं यार हम बहुत, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप सोचते हो यार सर बहुत इंटेलिजेंट है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपका कैपिटल पनिशमेंट वर्ड आया ना, आज से कोई पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पहले की बात है। मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था, वो एग्ज़ाम सब्जेक्टिव पेपर था, वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रही है, कैपिटल पनिशमेंट एक अच्छा वे है क्राइम को कम करने का कि नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। मुझे नहीं पता था भाई कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस को बोलते हैं। मुझे कैपिटल इकोनॉमी के साथ जोड़ा, मैंने कहा कैपिटल का मतलब होता है पैसा, इसका मतलब पैसे वाली पनिशमेंट, मतलब मैंने सोचा कि वहाँ पर जो फाइन लगते हैं उसकी बात हो रही है। और आप मानोगे वो कोई ऐसे या कुछ आया था, मैंने पूरा
फ़ाइन पे टेप दिया कि मतलब फ़ाइन होना चाहिए, फ़ाइन नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाद में जब एग्ज़ाम दे के आया तो मुझे पता चला कि कैपिटल, जब मैंने सर्च करेंगे मेरे दिमाग में ये था कि मुझे क्लियरली पता नहीं है, मुझे पता चला वो डेथ पनिशमेंट होती है। तो मतलब कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होती हैं, कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, तो अपने आप को कभी कम मत समझना, ठीक है। आप अपने आप को समझो कि आता है यार, तो नहीं भी आता तो सीख लेंगे, तो इस चीज़ से चलना है, ठीक है। किसी को भी ज़्यादा वो नहीं समझना। अगर कोई आके कमेंट सेक्शन में बोल रहा है कि मैंने सारा पढ़ लिया है, तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंस को लो मत करना, बोलना हो जाएगा, टेंशन मत लो, हम भी कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बैक टू वर्क, ठीक है। अब मैं आपको एक तरफ लेके चलता हूँ, मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़े कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये सिविल केस भी देखते हो, क्रिमिनल केस भी देखते हैं। अब मैं देखता हूँ सिविल साइड में इनके नीचे कौन होता है। सिविल साइड में इनके नीचे होते हैं सबॉर्डिनेट जज कोर्ट। कौन होते हैं? सबॉर्डिनेट जज कोर्ट। ये याद रखना कि सबॉर्डिनेट जज कोर्ट सिविल की साइड में आते हैं और किसके नीचे होते हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नीचे होते हैं। अब ये सबॉर्डिनेट जज कोर्ट क्या करते हैं? इनके पास भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या सबॉर्डिनेट जज के पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी पावर होती है, पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन होती है? तो आप बोलोगे यस होती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई भी सिविल केस जिसकी कोई भी वैल्यू है, मतलब करोड़ों अरबों खरबों की वैल्यू है, तो उस पर ये भी डिसीजन दे सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। इनके पास भी अनलिमिटेड मनी, मतलब सिविल केस है, उसका वैल्यू जितनी भी है, उसका केस जो है उस पर ये डिसीजन दे सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना। और ये सिविल साइड में सबसे ऊपर आते हैं, बट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के नीचे आते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे कौन आते हैं सिविल कोर्ट में? इनके नीचे सिविल कोर्ट में आते हैं मुंसिफ कोर्ट। क्या कौन आते हैं? मुंसिफ कोर्ट। अब मुंसिफ कोर्ट के लिए आप ये याद रखो, जो मुंसिफ कोर्ट के जज होते हैं इनके पास लिमिटेड पावर होती है, लिमिटेड ज्यूरिस्डिक्शन। ये छोटी, मतलब ये इतने बड़े अमाउंट में के केसेस को नहीं कर सकते ना, मतलब ये इतना बड़ा फाइन नहीं कर सकते। इनके पास एक लिमिटेड फाइन करने की भी अथॉरिटी होती है। अब वो डिफरेंट स्टेट में वैरी करते हैं, कुछ स्टेट में 25,000 होती है, ये वो मतलब वैरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो इनके पास लिमिटेड पावर होती है, स्मॉल पेक्यूनरी पावर होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। एक चीज़ और याद कर लेना, एग्जाम में मुझे ऐसे लगता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंसिफ कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है, तो नहीं, वो कौन से केसेस के साथ डील करता है? सिविल केसेस के साथ। तो ये याद कर लेना, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पर आपको समझ आ गया। अब क्रिमिनल साइड में चलते हैं। क्रिमिनल साइड में भी सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एज ए क्रिमिनल केस को डील कर रहे होते हैं तो उनको सेशन जज कहते हैं। इनके अंदर कौन आ जाते हैं? इनके अंदर आ जाते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन आते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन आते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देखो, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उन केसेस के साथ डील करते हैं जिनके लिए कितने साल की पनिशमेंट होती है? अप टू 7 ईयर। तो मतलब अगर किसी पर्सन को 7 साल तक की पनिशमेंट मिल रही है किसी केस में, उस केस को चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देखेंगे। और अगर इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिलनी है तो वो कहाँ पर चल जाएगा? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में चला जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके नीचे कौन आ जाते हैं? इसके नीचे आ जाते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन आ जाते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं, इनकी जो पावर होती है क्रिमिनल केसेस में, वो 3 साल तक की पनिशमेंट देने की होती है। तो कितने साल तक की ये पनिशमेंट दे सकते हैं? 3 ईयर्स की। तो ये आपको याद, अगर 3 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो वो कहाँ पर चल जाएगा? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वो 7 साल तक दे सकते हैं, और उससे ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में दे सकते हैं। देखो, ऐसा हर स्टेट में रूल नहीं चलता है। हर स्टेट में डिफरेंट डिविजन्स होती हैं। सिविल साइड में अलग होती हैं, क्रिमिनल साइड में अलग होती है, बट जनरल स्ट्रक्चर ये वाला है। ये पॉइंट आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ, आपकी अपनी नॉलेज के लिए याद कर सकते हो कि डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल साइड में लिखूँ ना, सिविल साइड में लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा। देखो, सबसे सिविल साइड में सबसे नीचे हमारे आ जाते हैं जूनियर सिविल जज कोर्ट। कौन सा आता है? जूनियर सिविल जज कोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट। ये मत याद करो बट फिर भी देख लो, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट। उसके बाद आ जाते हैं सीनियर सिविल जज कोर्ट, जिसको हम सब कोर्ट भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास सबसे ऊपर कौन से आ जाते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट, क्योंकि यही मैंने आपको बताया सबॉर्डिनेट कोर्ट, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल साइड में पता क्या चलता है? क्रिमिनल साइड में सबसे नीचे हमारे आ जाते हैं फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो हमने अभी देखा। उसके बाद कौन से आ जाते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कौन आ जाते हैं? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिनके बाद 7 साल की पावर होती है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद 3 साल की पावर होती है। और उसके बाद हमारे कौन से आ जाते हैं? उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आ जाते हैं। जब वो क्रिमिनल केस का डील करते हैं वो सेशन जज एज अ डील करते हैं। देखो, मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब वो सेशन जज की तरह तब बिहेव करते हैं जब वो क्रिमिनल केस, ताकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तब आप भूलो नहीं। मेरे वर्ड्स आपको याद आने चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने पैराग्राफ लिखे हुए ना यहाँ पे बना के, मैंने आपके पढ़ने के लिए लिखे हुए हैं। और बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर PDFs वगैरह कहाँ पे मिलेगी। देखो यार, मैं खुद डिले कर रहा हूँ,
मेरा ये है कि ये सारा जब कंप्लीट हो जाएगा ना टर्मिनोलॉजीज वाला टॉपिक हो, जॉब अवेयरनेस वाला, तो इसकी एक कंप्लीट पीडीएफ बनाऊंगा, इस सबको कंबाइन कर, ऐसे बहुत रैंडमली आगे पीछे पड़ा हुआ है सामान, तो सारा ज्वाइन कर। आप अभी आप लेक्चर देखो, स्क्रीनशॉट ले लो या अपने खुद के नोट्स बना ऐसे कर लो, बाकी मैं पीडीएफ बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो यही स्टोरी जो मैंने आपको पढ़ाई ना वही यहाँ पे लिखी। देखो डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट जज सबसे बड़ा जुडिशियल अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, उनके पास ओरिजिनल पावर भी होती है और अपीलिएट भी होती है। देखो ओरिजिनल मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जो डायरेक्टली ओरिजिनली कौन सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, मतलब जो डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7 साल से ज़्यादा वाला मैटर है, क्रिमिनल केस है, तो वो सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही जाएगा, ठीक है, वो किसी और के पास। और अपील भी सुनेंगे। फॉर एग्जांपल आपको चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का डिसीजन पसंद नहीं आया तो आप किसके पास जाओगे, उनसे ऊपर कौन है, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज ही, आप उनके पास जाओगे। तो ये दोनों अपील भी सुनते हैं और रीजनल मैटर भी सुनते हैं, दोनों सिविल केस में भी डील करते हैं और क्रिमिनल में भी। जब ये सिविल केस के साथ डील करते हैं इनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, और जब ये क्रिमिनल केस के साथ डील करते हैं इनको सेशन जज बोलते हैं। यही कहानी तो सुनाई है, वही लिखी है, ठीक है। और अगर इनके ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप किसके पास जाओगे, हाई कोर्ट के पास जाओगे, ठीक है। अब जब ये सेशन जज होते हैं, मतलब क्रिमिनल केस का डील करते हैं, तो ये कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब पूरी उम्र की सज़ा भी दे सकते हैं कैद की, और डेथ सेंटेंस भी दे सकते हैं। बट जब इनको कैपिटल पनिशमेंट देनी होती है तो उसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है हाई कोर्ट के पास, अपील करो या ना करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन अपील करेगा, जिसको आप डेथ सेंटेंस दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो अपील करेगा तभी उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी है, नहीं, उसने अपील नहीं भी किया आपको तब भी कंफर्मेशन लेनी चाहिए। आप बिना कंफर्मेशन लिए डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, ये क्लियर है। अब उसके बाद देखो हमारे पास उसके नीचे क्या है, उसके नीचे सिविल साइड में हमारे आ जाते थे सबॉर्डिनेट जज कोड, और हमारे क्रिमिनल साइड में आ जाते थे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोड, ठीक है। वही बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोड के नीचे हमारे पास कौन आ जाते हैं, सबॉर्डिनेट जज सिविल साइड में, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहाँ पर आ जाते हैं, क्रिमिनल साइड में। देखो ना यार, यही कहानी है। ये देखो इनके नीचे सिविल साइड में कौन आ जाते हैं, सबॉर्डिनेट जज कोड, और क्रिमिनल साइड में कौन आ जाते हैं, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोड। यही मैं बता रहा हूँ और कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। और जब जो सबॉर्डिनेट जज होते हैं, मतलब सिविल केसेस का डील करते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनियरी जुडिसडिकेशन है सिविल सूट्स में, और जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो पनिशमेंट कितने में दे सकते हैं, 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उनके नीचे हमारे कौन आ जाते हैं, इन दोनों के नीचे सिविल साइड में आ जाएंगे मुंसिफ कोर्ट, और जो हमारे क्रिमिनल साइड है उसमें आ जाएंगे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। और जो मुंसिफ कोर्ट वाले होंगे उनके पास स्मॉल पावर है, तो मतलब वो ज़्यादा बड़े अमाउंट के केसेस नहीं कर सकते, और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं वो कितनी देर की पनिशमेंट दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सबॉर्डिनेट कोर्स। सबॉर्डिनेट कोर्स के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे तो बहुत कुछ है सबॉर्डिनेट कोर्स के लिए, बट इतना भी आप कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ये चीज़ें आप रिवाइज करोगे। देखो इसके साथ ध्यान से सुनो, 2 मिनट में से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लो और उसके बाद जाएं, क्योंकि आपको पता चलेगा बेसिकली चल क्या रहा है, वो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये कवर होना चाहिए कि आपका सुप्रीम कोर्ट हमने कवर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ मैंने जजेस वाला गलत बता दिया, बाद में मैंने करेक्ट कराया, वो देख लेना, ठीक है। जजेस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 33 हैं प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हाई कोर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आज सबॉर्डिनेट कोर्ट मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद जो पीछे PYQ आए थे इसके, वो भी हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ लिया है सर हिस्ट्री जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी अभी चीफ जस्टिस कौन है ये मैं करंट में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। ये सारा कवर हो गया। इसके बाद टर्मिनोलॉजीज में मैं अभी टाइम लूँगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज में मुझे बहुत अच्छा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ऑफिशियल वेबसाइट को घूम रहा हूँ अभी, जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 1-2 दिन में बिजी भी हूँ तो मतलब करूँगा। उसके बाद बाकी जनरल इंग्लिश के जो आपका सिलेबस आ गया ना, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ना कल परसों आपके साथ। उसमें जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट पे जाओ, जनरल इंग्लिश प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, उसमें जाओ। जो जो उन टॉपिक्स के रिलेटेड लेक्चर्स बने हो, जैसे आर्टिकल्स है या नरेशन है, वर्ब्स है, जो भी हैं आपके सिलेबस में, उनके लेक्चर्स लगा लो। पूरे एज सच एग्जाम में अगर आपने कल पटवारी में जो रैंक 1 आया है उनका इंटरव्यू क्या, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग प्लस उनके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी वीडियो देख लें, उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन आएंगे, तो मतलब देख लेना। और जनरल इंग्लिश का मैंने अभी आपको PYQ एनालाइज नहीं करवाया, वो मैं करवा दूंगा। बाकी कंप्यूटर का PYQ एनालाइज करवाना है, पहले वो PYQ जो मैंने एनालाइज करवाया उसको देखना, उसके बाद कंप्यूटर वाली प्लेलिस्ट का कोई लेक्चर मत छोड़ना, सारे लगा ले। अरिहंत की कंप्यूटर की बुक पढ़ लेना और काम बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर की बात है, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। ऐसे लास्ट में करंट अफेयर याद नहीं होंगे, करंट अफेयर गेम चेंजिंग पॉइंट होगा आपके एग्जाम में। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं स्टार्ट करूंगा, उल्टा चलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सितंबर चला, मैं पहले अगस्त के करंट अफेयर लाऊंगा, फिर ऐसे जुलाई जून ऐसे चलता जाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको अगस्त के करंट अफेयर में आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेक्चर ले आऊँगा, ठीक है। ये मेरे एंड पे। और बाकी आप एक चीज़ मुझे आपसे जाननी है, बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं कि सर आप
सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं ये, ठीक है। जैसे ये जॉब रिलेटेड छोड़ के बाकी तो जनरली है ना, तो वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि सेक्शनल मॉक टेस्ट में इसका प्रोवाइड करूं तो आप मुझे बताना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए। और मैंने इस बार आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट का क्राइटेरिया बनाया है। जैसे आपका CBT एग्जाम है, विद रैंक आपको शो होगा और बहुत अच्छे वे में आपको टेस्ट मिलेगा, और बाकी टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होगी, इसकी आप चिंता मत करना, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन रेप्लिकेट होंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको अभी स्टार्ट करना है कुछ दिनों के बाद, और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, डू नॉट टेक मॉक टेस्ट फ्रॉम हियर एंड देयर, आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट मॉक टेस्ट एवर, ठीक है। ये चीज़ आप याद है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बाकी आप लेक्चर देखें और डू शेयर आवर इनिशिएटिव विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। जैसे कांस्टेबल के बच्चे हैं वगैरह जो आपके रिलेशन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी बताएं, और उनकी भी क्लासेस में स्टार्ट करूंगा जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।